Firstly, very good morning to everyone those are watching this video. In this video, we are going to cover इंडियन पॉलिटी और इसमें हम लोग जो कवर करेंगे आगे का जो सेपरेट पोर्शन है हमारा सिंगल सिटीजनशिप। सो माय डियर फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने बात कर ली थी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज तक। ठीक है, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं एक्चुअल में सिंगल सिटीजनशिप क्या होती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा मेरी रहती है आप लोगों से कि अगर अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतना सपोर्ट मेरे लिए इनफ रहता है। बाकी की बात हम चैप्टर में करेंगे कि क्या है एक्चुअल में सिंगल सिटीजनशिप। हालांकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, फेडरल है, इन विच सेज द डुअल पॉलिटी, यानी कि यहाँ पर डुअल पॉलिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ डुअल पॉलिटी में बोलूँ तो यहाँ पर सेंटर एंड स्टेट्स दो तरीके की पॉलिटिक्स खेली जाती हैं, यानी कि सेंटर अपना रोल अदा कर रही होती है, स्टेट अपना रोल अदा कर रही होती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक कॉन्टेक्स्ट में, एक पॉइंट ऑफ व्यू में, यहाँ पर सेंटर जो होती है ज़्यादा मजबूत होती है एज ए कंपेरिजन टू द स्टेट। इट प्रोवाइड फॉर ओनली अ सिंगल सिटीजनशिप। हमारे यहाँ अदर स्टेट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, यानी कि ऑल ओवर कंट्रीज में क्या होता है, जैसे कहीं कोई प्रावधान है कहीं कोई प्रावधान। जैसे अगर पर्टिकुलरली यूएसए का अगर कॉन्सेप्ट लिया जाए कि मैं आगे अभी बताऊंगा, तो उसमें क्या होता है कि स्टेट की सिटीजनशिप आपको लेनी पड़ती है, फिर उसके बाद यानी कि सेंटर की सिटीजनशिप लेनी पड़ती है, और आपको सेंटर का जो लाभ मिलेगा और फिर स्टेट का, उस पर्टिकुलर स्टेट का लाभ मिलेगा। दूसरे स्टेट में अगर जाएंगे तो उतना लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सिंगल सिटीजनशिप है इंडियन यानी कि इंडियन सिटीजनशिप के लिए, मतलब इंडियन का जो कैंडिडेट है। जैसे अगर हम बात करें तो यूएसए जो एक ऐसी कंट्री है, ऑन द अदर हैंड जैसे यानी कि ईच पर्सन नॉट अ सिटीजन ऑफ यूएसए। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि प्रत्येक व्यक्ति जो वहाँ पर किसी पर्टिकुलर स्टेट में रहने वाला है वो खाली यूएसए का ही कैंडिडेट नहीं होता है, यूएसए का ही सिटीजनशिप नहीं होती है। उसने जिस स्टेट में रह रहा था उसकी भी उसके पास सिटीजनशिप होती है। ठीक है, दस ही Allegiance both the enjoy the dual sets rights conferred by the national government and another by the state government। इसी कारण ये कहा जाता है कि वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तो यानी कि लाभ उठा ही रहा है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तो लाभ उठा ही रहा है, फिर उसके बाद पर्टिकुलरली स्टेट जिसमें वो रह रहा है उसका भी यानी कि वो लाभ उठाएगा। ऐसा यूएसए यानी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं। बट अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ऐसा नहीं है। ऐसा क्या है कि हम जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ तो हम लाभ उठा ही सकते हैं, फिर अदर भी यानी कि जो पॉलिटिकल एंड यानी कि जो सिविल राइट्स हैं सिटीजनशिप के लिए ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, कोई भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, हम कहीं भी घूम सकते हैं। अगर मान लो उस स्टेट का भी आदमी रहने वाला हो और हमारे यहाँ जैसे उसी स्टेट का एक आदमी रहने वाला और उसी स्टेट में आप जाकर रहे हो, जैसे सपोज करो मैं यूपी का रहने वाला हूँ और मैं जाकर दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, तो मेरे साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, मतलब वहाँ के जो लोग यानी कि मेट्रो को यूज़ करें मैं भी मेट्रो को यूज़ करूँगा, वहाँ के लोग जो बसेस को यूज़ करें मैं भी यूज़ करूँगा, वहाँ के लोग जो हॉस्पिटल को यूज़ करें मैं भी यूज़ करूँगा। सो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पर्सन ऑफ वन स्टेट टू द अनदर स्टेट, राइट। बट यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस सिंगल सिटीजनशिप एंड यूनिफॉर्म राइट्स फॉर ऑल द पीपल, India has witness of the communal riots, class conflicts, caste wars, linguistic clashes and ethnic disputes। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इसके अलावा भी हम अगर बात करें जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमने देखे किसके लिए, जो सिंगल सिटीजनशिप के लिए, फिर भी हमारे देश में बहुत सारे मतभेद देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, वो हमारे जो संविधान बनाने वाले उन्होंने इसको फेस किया, उसको महसूस किया। वो क्या थी कि लोग यहाँ पर यानी कि जात के लिए यानी कि अपने जातियों के लिए लड़ जाते हैं, क्लास के लिए क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मतलब आप किस रेस से हैं उस तरीके से लड़ाई हो जाती है, कास्ट के बेस में लड़ाई हो जाती है। ठीक है, भाषा के बेस में लड़ाई हो जाती है, किस एथनिसिटी से हैं, मतलब आपकी रेस कैसी है, आप काले हैं, गोरे हैं या निग्रेटो हैं, ठीक है, इस टाइप के मंगोलाइड हैं, इस टाइप के लोगों से लड़ाई बनी रहती है, इस टाइप का देखने को मिलता है। दिस मीन्स दैट द चेरिश द गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बिल्ड टू यूनाइटेड इंडिया एंड इंटीग्रेटेड नेशन इज नॉट फुली रियलाइज्ड। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने सोचा कि
इन सभी को दूर करने के लिए मुझे ऐसे कुछ हम लोगों को ऐसे प्रावधान बनाने होंगे कि जिसमें लड़े ना, लेकिन फिर भी आज देखने को ये मिलता है कि हमारे देश में फिर भी लड़ाई हो जाती है इन चीज़ों के लिए, जो भी हम पूरे तरीके से देख नहीं पाते कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस तरीके से वर्क कर रहा है। बात करते हैं इंडिपेंडेंट बॉडीज़ के बारे में। सो एक्चुअल में इंडिपेंडेंट बॉडीज़ क्या होती है? इंडिपेंडेंट बॉडीज़ का मतलब ये होता है कि वो बॉडी जो अपना पूर्ण तरीके से स्वतंत्र है, स्वतंत्र निकाय हिंदी में बोलेंगे उसे, ठीक है। सो Indian Constitution not only provides a legislative, executive, and the judicial organs of the government, but establish certain independent bodies। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि भारतीय संविधान वो खाली यानी हमारी विधायिका, ठीक है, और यानी कि जो कार्यपालिका और यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो मतलब जस्टिस के लिए जो भी निकाय बनाए गए हैं, खाली वही हमारे लिए इस्टेब्लिश नहीं किए हैं, कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ को भी इस्टेब्लिश किए हैं कि ट्रांसपेरेंसी रहे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई भी मतभेद ना हो इस तरीके से। अगर मैं बात करूं उनके लिए तो क्या है, दे आर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बुलवॉक्स डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दीज आर क्या है, पहला क्या है, इलेक्शन कमीशन जो है क्या कराता है, फ्रीली तरीके से मतलब पूर्ण स्वतंत्रता के साथ यानी कि इलेक्शन कंडक्ट कराता है। किसके लिए? टू द पार्लियामेंट के लिए एंड द स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, इसमें यानी कि ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए और ऑफिस ऑफ यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए। ये सभी चीज़ों के लिए पूर्ण तरीके से पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरी फ्रीली मतलब पूर्ण स्वतंत्रता के साथ ये काम कराया जाता है। बी पार्ट क्या कहता है, कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिट अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। कहने का मतलब यहाँ पर जो कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल, जिसे हम लोग काग के नाम से जानते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, भारत के जितने भी यानी अकाउंट्स हैं, भारत सरकार के यानी कि जो अकाउंट्स हैं उसको देख रेख रखता है, ठीक है। इसीलिए इसको यानी कि ये भी बोला जाता है गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, ठीक है। एंड उसके कुछ कमेंट्स होते हैं किसके, लीगलिटी पर यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट के ऊपर, किसका कितना एक्सपेंडिचर कर रही है कौन, यानी कि कुल मिला के ये देख रेख रखता है कि कौन गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है, कोई ज़्यादा तो नहीं खर्च कर रही है, बेफालतू का तो नहीं खर्च कर रही है। उसको लिमिटेशन में लाने के लिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हमारे का संविधान में इसका एक प्रावधान है, और उसकी एक यानी कि एक हाउस होता है जिसपे वर्क यानी कि उसका जो ऑफिसर होता है इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट ये बोलता है, एक मिनट, सी पार्ट ये बोलता है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये कंडक्ट कराता है एग्जामिनेशन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज, और हायर करता है सेंट्रल सर्विसेज, ठीक है, जो एडवाइस करती हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है, किस डिसिप्लिनरी मैटर में, यानी कि बहुत अच्छे से अगर हम लोग पर्टिकुलरली यूपीएससी की बात कर रहे हैं तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसी का मतलब यानी कि होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो बच्चे मतलब यहाँ से जो मतलब कैंडिडेट्स हायर किए जाते हैं उनको आगे फर्दर प्रोसीड किया जाता है, पहले एसडीएम, ठीक है, किसी को कम रैंक मिलने पर एसडीओ, डीडीओ, इस तरीके से एसपी, एसएसपी, तो और एसडीएम, आईआरएस, ठीक है, आईपीएस, कप्तान साहब, इस तरीके की जो जॉब्स मिलती हैं। हायर पोस्ट क्या है, आईएएस, उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी, फिर उसके बाद सेक्रेटरी। तो इस तरीके की जो पोस्ट हैं उसमें जो यानी कि ये सभी जब सेक्रेटरी बन जाता है तो किसी से कोई सेक्रेटरी होता है, अगर मान लो स्टेट में है तो गवर्नर को यानी कि क्या करेगा वो, गवर्नर को सलाह देगा। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे सेक्रेटरी होते हैं जो यानी कि हमारे प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं। जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या होता है कि जो ये कंडक्ट कराया जाता है एग्जामिनेशन हायर करने के लिए, जो एडवाइस करते हैं यानी कि जो सर्विसेज होती हैं ये एडवाइस करती हैं किसको, गवर्नर को, डिसिप्लिनरी मैटर्स के ऊपर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंश्योर करके चलता है इंडिपेंडेंस ऑफ दीज बॉडीज, इन सभी बॉडीज़ को यानी कि उनकी इंडिपेंडेंस है थ्रू किसके, वेरियस प्रोविजंस, जैसे सिक्योरिटी, टेन्योर है, फिक्स्ड सर्विस कंडीशन है, एक्सपेंसेस है, एंड द बीइंग चार्ज द कंसोलिडेटेड, इसको सभी यानी कि जो इन सभी बॉडीज़ को यानी कि चार्ज किया जाता है, यानी कि जो पैसा फैसिलिटी जो मिलती है वो सभी कंसोलिडेटेड फंड जो इंडिया का है उससे मिलती है। इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है उसको जान लेते हैं। भारत के अंदर देखो बहुत सारी आपातकालीन स्थिति में यानी कि प्रोविजंस यानी कि लादे जाते हैं हमारे ऊपर, क्या है उनको समझ लेते हैं। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन एलोबरेट इमरजेंसी प्रोविजंस टू एनेबल, ये एनेबल करते हैं किसको, प्रेसिडेंट टू मीट करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस इफेक्टिवली, जैसे रेशनैलिटी बिहाइंड द इनकॉर्पोरेशन दीज प्रोविजंस टू सेफगार्ड द सोवेरेनिटी। ये क्या करती हैं, हमारी सोवेरेनिटी को सेफगार्ड करती हैं, मतलब बचाकर चलती हैं हमारे यानी कि सोवेरेनिटी मतलब ये होती है कि मैं अपने अधिकार खुद ले सकता हूँ। तो हमारी इमरजेंसी प्रोविजन जो है जब भी यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट दिखता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पे आज कोई फर्क आने वाला है, हमारी सोवेरेनिटी जो है वो खत्म हो रही है, यूनिटी खत्म हो रही है, इंटीग्रिटी खत्म हो रही है, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री खत्म हो रही है, द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि जो है
कॉन्स्टिट्यूशन ये कुछ खतरे में दिखाई पड़ता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसमें प्रेसिडेंट कुछ रूल इम्पोज करता है पर्टिकुलर स्टेट पर, पर्टिकुलरली कोई टेरिटरी के ऊपर, ठीक है। और जहाँ तक दिखता है वो उसके हाथ में इतनी पावर्स होती हैं, कोई इम्पोज करता है। पहली पावर क्या है? नेशनल इमरजेंसी। ये कब की जाती है? ग्राउंड वॉर, एक्सटर्नल एग्रीगेशन, आर्म्ड रिबेलियन। जब यानी कि कोई सतह स्तर पर कोई वार की यानी कि एक घोषणा दिखाई पड़ती है तो ये यानी कि एक इमरजेंसी थोपी जाती है जिसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति में आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आती है स्टेट इमरजेंसी। ये क्या होता है? प्रेसिडेंट रूल होता है, इसे बोलते हैं पर्टिकुलरली। ये कब होता है? जब ऑन द ग्राउंड ऑफ द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन द स्टेट। किसी स्टेट में अगर कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो रहा है तो यानी कि प्रेसिडेंट क्या करता है? अपना रूल इम्पोज कर देता है आर्टिकल 356 एंड 365 के अकॉर्डिंग, ठीक है। फेलियर टू कंप्लाई द डायरेक्शन एंड ऑफ द सेंटर, यानी कि सेंटर को मजबूत दिखाने के लिए और उसको यानी कि दोबारा से उस प्रावधान में लाने के लिए चीज़ें इम्पोज की जाती हैं। तीसरी क्या कहती है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है, याद कर लेना। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी जिसको यानी कि प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, और तीसरा क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी में ये होता है कि ये इमरजेंसी तब थोपी जाती है ऑन द ग्राउंड ऑफ द थ्रेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी कि हमारे देश में आर्थिक यानी कि स्टेबिलिटी जब खतरे में आ जाती है, भारत जो है ज़्यादा कर्ज के नीचे दब जाता है, तो उस कंडीशन में भारत या कोई पर्टिकुलर स्टेट दब जाता है तो उस कंडीशन में ये आर्टिकल जो 360 है उसको इम्पोज किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा। ड्यूरिंग द इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है बिकम द पावरफुल, जो पावर यानी कि पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है, एंड द स्टेट गो इन टू द टोटल कॉन्फ्लिक्ट यानी कंट्रोल ऑफ द सेंटर, यानी कि जो स्टेट होता है जिस स्टेट में ये कंडीशन फेलियर हुई है वो स्टेट पूर्ण तरीके से सेंटर के हाथ में आ जाता है। इट कन्वर्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर। ये क्या करता है? फेडरल स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर देता है इनटू किसमें? यूनिटरी वन विदाउट फॉर्मल अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इस प्रकार जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ फेडरल यूनिटरी ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ठीक है। अगली बात करते हैं 3 टायर गवर्नमेंट। देखिए ये जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारा एक्चुअल में 3 टायर गवर्नमेंट शुरुआत में था ही नहीं, बाद में यानी कि 3 टायर गवर्नमेंट लाया गया, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें यानी कि सब में 2 टायर गवर्नमेंट है। क्यों है उसका भी रीजन मैं बताऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज पे अटेंशन हियर एंड लिसन वेरी केयरफुली टू मी बिकॉज वर्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओरिजिनली अगर देखा जाए, एक मिनट पेन, हाँ, ओरिजिनली जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनी अदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि किसके तरीके से है? जैसे अदर फेडरल कंट्रीज हैं उनकी तरीके से वर्क करता है। लेकिन अगर बात करूं, ये इट प्रोवाइड ए ड्यूअल पॉलिटी कंटेंट द प्रोविजन विद रिगार्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन पावर ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट, यानी कि हमारे यहाँ पावर किस किस के हाथ में? सेंटर और स्टेट के हाथ में है। लेकिन बाद में क्या हुआ? एक अमेंडमेंट लाया गया 73rd एंड 74th, 2 अमेंडमेंट लाए गए। पहला अमेंडमेंट जो था 73rd अमेंडमेंट था। इसमें क्या हुआ? यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था 1992 में लाया गया, ठीक है, और ऐड किया गया 3 टायर गवर्नमेंट, ठीक है, जिसको लोकल गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो और किसी कंट्री यानी कि वर्ल्ड के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पाया गया है। इस टाइप की गवर्नमेंट हमने 3 टायर गवर्नमेंट को अपनाया। क्यों अपनाया? उसके कुछ रीजंस थे। क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा गाँव हैं, ठीक है, अब तो मतलब कम रह गए हैं। पहले जब हम देश से आज़ाद हुआ था हमारा, तो नंबर ऑफ विलेज आर मच मोर एज ए कंपेरिजन टू द सिटी। दैट्स वाई वी हमने जो अडॉप्ट किया, वी अडॉप्ट ओनली द 3 टायर गवर्नमेंट बिकॉज देर इज अ ह्यूज रीजन बिकॉज गाँव को भी बढ़ाना था, टाउन को भी बढ़ाना था और सिटीज़ को भी बढ़ाना था। तो 3 टायर सिस्टम इसी तरीके से हो गया। सेंट्रल यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छी तरीके से, जो स्टेट गवर्नमेंट है बढ़िया तरीके से जो वर्क कर रही थी, सिटी में कर रही थी, ठीक है। और उसके बाद जो यानी कि जैसे मैं बात करूँ म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह जो आई वो, और यानी कि टाउन में म्यूनसिपैलिटीज़ को रखा गया और ग्राम पंचायत को यानी कि गांव में रखा गया। इन तरीके से 3 टायर गवर्नमेंट को पंचायती राज्य से बोलते हैं हम लोग, उसके द्वारा बढ़ावा दिया गया। सो 73rd जो अमेंडमेंट था उसके अकॉर्डिंग जो 92 में आया, इसने बताया कि एक पार्ट को ऐड किया गया, ठीक है, ऐड किया गया एक न्यू पार्ट को, जिसको यानी कि पार्ट 9 बोलते हैं, किसमें? शेड्यूल 11 में जो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें यह बताया गया रूरल लोकल गवर्नमेंट को ऐड किया गया। ऐसे ही जो यानी कि 74th अमेंडमेंट था 1992 का, उसमें क्या किया गया?
कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज म्यूनिसिपैलिटीज, जिसको अर्बन लोकल गवर्नमेंट बोला गया। मतलब वो क्षेत्र जो हल्का सा शहरी क्षेत्र में आता है और लोकल गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट किया गया, मतलब पूर्ण तरीके से शहरी नहीं है और हल्का सा शहर तरीके से, जैसे लखीमपुर की मैं बात करूँ पूर्ण तरीके से शहर नहीं है, कस्बे में ही आता है, तो वहाँ पर म्यूनिसिपैलिटीज ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। तो ये 74th के अंडर आ गया और उसमें जो पार्ट ऐड किया गया 9th ए, और यानी कि जो शेड्यूल ऐड किया गया वो 12, उसमें यानी कि 11 ऐड किया गया रूरल लोकल गवर्नमेंट में, और इसमें यानी कि 12 को शेड्यूल ऐड किया गया। समझ गए मेरी बात को। अब बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। देखिए सहकारी समितियाँ, सोसाइटीज़ मतलब सहकारी समितियाँ, उसके बारे में समझेंगे। ये क्या कहती हैं कि जैसे यानी कि 97वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 2011 में, इसने क्या किया, गेव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द प्रोटेक्शन टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एक प्रोटेक्शन, मतलब एक यानी कि उसको बचाने के लिए एक स्टेटस दिया। क्या दिया, उस स्टेटस को समझना है हमें। इन द कॉन्टेक्स्ट किस, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बचाने के लिए यानी कि एक यानी कि स्टेटस दिया, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इन द कॉन्टेक्स्ट इट मेड द फॉलोइंग 3 चेंजेस, इसमें 3 चेंजेस को यानी कि रखा। क्या थे वो इन द कॉन्स्टिट्यूशन में? फर्स्ट था कि इट मेड द राइट टू फॉर्म द कोऑपरेटिव सोसाइटीज अ फंडामेंटल राइट, यानी कि इसने ये बता दिया कि कोऑपरेटिव यानी कि एक राइट बनाया, किसके लिए, बनाने के लिए, क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एक फंडामेंटल राइट के तरीके से एक मूलभूत अधिकार दिया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बननी चाहिए। आर्टिकल 19 बोला, जैसे आर्टिकल 19 ये भी बोलता है बोलने का अधिकार, इस तरीके से यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटीज, राइट। इट इंक्लूड द न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि इसने कहा कि नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ऐड किया जाए, यानी कि ऑफ द स्टेट पॉलिसी के ऑन द प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कब? आर्टिकल 43B, ठीक है। फिर उसके यानी कि तीसरा पार्ट क्या बोला कि इसने ऐड किया न्यू पार्ट, यानी कि 9th B इन द कॉन्स्टिट्यूशन, किसके लिए, टू एंटाइटल कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और उसमें क्या आर्टिकल कौन कौन से जोड़े गए, कहाँ से कहाँ तक, 243ZH टू ZT तक, ठीक है। द न्यू पार्ट ऑफ यानी कि 9th B कंटेंट करता था वेरियस प्रोविजंस जो इंश्योर करके चलता था कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, ठीक है, इन द कंट्री एंड द फंक्शन डेमोक्रेटिक प्रोफेशनल एटोनोमस एंड द इकोनॉमिकली साउंड मैनर, यानी कि ध्वनि के तरीके से, ठीक है। इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट को इतना सशक्त बनाया इन रिस्पेक्ट ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मतलब ये हुआ कि जैसे यानी कि द स्टेट लेजिस्लेचर इन रिस्पेक्ट ऑफ द अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड अप्रोप्रिएट लॉज। मैं इन चीज़ को दोबारा समझाऊंगा। इसने पार्लियामेंट को सशक्त बनाया, किसके रिस्पेक्ट में, मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एंड यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और क्या बनाया कि जो यानी कि अदर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं उनको बनाया जा सकते अप्रोप्रिएट लॉ के द्वारा, जो भी यानी कि उनके विषय लॉ हों, उनके जो भी उनके तरीके से कानून बनते हों, उस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाया जाना चाहिए और ये करा जाना चाहिए, ऐसा बोला गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए लेक्चर में नए विचार नई धारणा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए मेरा चैनल संजय सिंह के साथ कॉन्सेप्ट क्लासेस।